देखो क्वेश्चन लिखो जरा, जो बोल रहे करो करो। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस if the area is increased by 5%, if the area is increased by 5%, देखो किसी भी वायर का जो एरिया है ना उसको उन्होंने चेंज कर दिया है बाय 5%। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? उसका एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 5%। समझ आया? अब कैसे करोगे मुझे बताओ। R इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है, ये होता है। अब मुझे पता ही नहीं कि ओरिजिनल एरिया कितना है, बोलो। तो अगर ओरिजिनल एरिया, मैंने कहा लेट अस सपोज ओरिजिनल एरिया क्या है 100, समझ आया? अब अगर ओरिजिनल एरिया 100 है और वो कह रहे हैं एरिया को इंक्रीज करके कर दिया बाय 5%, तो एरिया 1 अगर 100 है तो एरिया 2 क्या होगा मुझे बताओ। 5% ऑफ 100 बढ़ा दिया, तो क्या 100 में वही ऐड कर दूं तो ये कैंसिल होके तो अब नया एरिया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। नया एरिया 105 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी कि रेजिस्टेंस 1 शैल बी रो एल बाय एरिया 1। एरिया 1 तो 100 माना था हमने, और R2 क्या आएगा रो एल बाय एरिया 2। एरिया 2 कितना हो गया 105। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बताओ। तुम लोग उसको मैं शुरू कर दो, बात करनी जाओ 1 घंटे बाद सुनूंगी सारा। चलो समझ आया? यहाँ पे छोड़ दो। तो यहाँ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई रो एल बाय ए मेरा क्या हो गया, रो एल बाय ओरिजिनल 100, तो रेजिस्टेंस 1 आया रो एल बाय 100, और R2 कितना आया रो एल बाय 105, क्योंकि हमने नया रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया 5% से। तो मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज कितना आएगा मुझे बताओ। व्हाट शैल बी द परसेंटेज चेंज? क्या होता है परसेंटेज चेंज किसी भी चीज में? R फाइनल माइनस R इनिशियल ओवर R इनिशियल इनटू 100। हाँ ये बोल, यही तो होता है कि नहीं होता है? तो R फाइनल कितना है बेटा? R फाइनल कितना है? R फाइनल मेरा बना रो L बाय 105, यही बना, माइनस रो L बाय 100 डिवाइडेड बाय रो इनिशियल। रो इनिशियल क्या था? रो L बाय 100, और जो ये मेरा आंसर आया इनटू 100। नहीं यही बात समझ? बोलो। तो अब मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ? मुझे यही तो सॉल्व करना है, बोलो हाँ या ना। सवाल क्या था? सवाल सिर्फ इतना सा था कि परसेंटेज चेंज निकालो। किसमें परसेंटेज निकालो? रेजिस्टेंस में। कब? जब एरिया को बढ़ा दिया गया बाय 5%। तो हमने कहा ओरिजिनल एरिया मान लीजिए 100 था, तो एरिया 5% बढ़ेगा तो 5% 100 का ही तो बढ़ेगा। तो 5% ऑफ 100 बढ़ाया और वो 100 में जोड़ दिया, तो नया एरिया आ गया 105। तो फिर मैंने क्या करा, नया रेजिस्टेंस निकाला, R2 निकाला। व्हाट इज R2? R2 इज दिस रो एल बाय 105, और R1 क्या था? रो एल बाय 100। नहीं बात समझ? बोलो। तो अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जब ये चीज आ गई तो R फाइनल माइनस R इनिशियल बाय R इनिशियल इनटू 100, यही तो परसेंटेज चेंज होता है। बोलो। तो क्या मेरे को R फाइनल पता है? ये रहा मेरा R फाइनल जो चेंज होके हो गया, और ये रहा मेरा R इनिशियल इनटू डिवाइडेड बाय R इनिशियल इनटू 100। समझ आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कर देंगे आप बताओ? अब सॉल्व करो जरा इसको, अब तुमको बस सॉल्व करना आना चाहिए। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? जस्ट टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, टेल मी। तो सॉल्व करो जरा परसेंटेज चेंज को, कैसे करेंगे सॉल्व? करके दिखाओ, हाउ डू सॉल्व। तो मेरे पास R फाइनल कितना बना देखो, तो ये बन गया रो एल तो कॉमन निकाल लो, है ना, और ये अंदर के अंदर बच गया 1 बाय 105 माइनस 1 ओवर 100। सही बात है। इसको डिवाइड करना है रो एल बाय 100 के साथ, और जो भी मेरा आंसर आएगा मुझे उसको इनटू 100। क्या मेरी बात समझ आ रही? तो इसको सॉल्व करें तो ये एलसीएम ले लेते हो 100 माइनस 105, और नीचे बन गया बेटा 100 इनटू 105। एलसीएम आया 100 इनटू 105, मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया इनटू ये रो एल बाय 100 था तो उसको रिवर्स करके अपॉन रो एल कर दिया इनटू 100। तो चली रहा, बोलो समझ आ रही बात को? पक्का? तो यहाँ एक 100 से एक 100 चला गया, एक रो एल से एक रो एल चला गया, बोलो समझ आई बात? बोलो। तो यहाँ क्या बना 100 माइनस 105 ओवर 105 इनटू 100।
नहीं बात समझ, माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में आएगा। और माइनस क्या बता रहा है तुम बताओ, मैंने जब एरिया बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, उतना एरिया तो परसेंट घट कम हो गया जाएगा। ना, उतना परसेंट कम हो जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या है कि इतना परसेंटेज घटाव में आ रहा है। नहीं है बात, -5 हाँ तो कितना आया बताओ जरा, माइनस 4.7 जो भी परसेंटेज में आ रहा है बताओ कितना आ रहा है। आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, माइनस 4.7 कितना आ रहा है यार, -5/105 into 100 कैसे आ रहा है बेटा, 1/105 माइनस 1/100 करेगी तो एलसीएम लेगी ना, तो आप into 100 करो। तो ये बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी। इतनी बात समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं राइट। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट द आंसर, समझ आई बात? तो ये कितना आ जाएगा, हाँ तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ, ये आ जाएगा 5 1 जा 5 21 तो 100/21 माइनस करके तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज आ रहा है, कितना 4.7% का डिक्रीज। समझ आया? तो एरिया में माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन एरिया, द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये लिख के आ जाता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। समझ आई बात में क्या बोल रही हूँ? पक्का? एक क्वेश्चन और कर लो, indicates in the decrease of resistance. ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस if the length of the conductor, if the length of the conductor is increased by 17%। तो परसेंटेज चेंज बताओ रेजिस्टेंस में, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय, if the length of the conductor is increased by 17%। समझ आया? करो कैसे करेंगे, बोलो, how are we supposed to do this? मैम पहले हम L को 100 ले लेते हैं, फिर तो हाँ, तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, तो हम करेंगे R इक्वल्स टू रो L बाई ए, क्योंकि हमें परसेंट इंक्रीज परसेंट, तो 100 के ऊपर परसेंट निकालना इजी होता है, इसलिए हम 100 लेते हैं। अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू मान ले बात मान, या तू 10 मान ले, फिर 10 का परसेंट निकालेगी पॉइंट में, तो क्या प्रॉब्लम है इसका? इसीलिए किसी भी चीज का अजम्पशन जब लेते हैं हम बोलते हैं लेट इट बी 100 या लेट इट बी 1000। तो हम इसके साथ लेंथ 100 लेंगे, लेंथ 100 क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज किसका दे रखे हैं, लेंथ का। और एरिया की बात नहीं करी तो एरिया को हम क्या मानेंगे, लेट द एरिया बी, लेट द एरिया बी, एक में तो कुछ चेंज नहीं करा। तो r इक्वल्स टू रो l बाय a, है ना। तो r1 आ गया मेरे पास, लेंथ 1 था, एरिया 1 था। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज थोड़ी कर रहे हैं, मटेरियल चेंज कर रहे हैं। r2 क्या है मुझे बताओ, रो n2/100 a, सही बात है। तो लेट ओरिजिनल लेंथ l1 हमने 100 ले ली। अब न्यू लेंथ क्या है, न्यू लेंथ है 17% ऑफ 100, इतना बढ़ाव आ गया, तो 100 में इतना ही जोड़ दूंगी, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, बोलो। तो न्यू लेंथ कितनी आ गई, 100 प्लस 17, ये न्यू लेंथ आ गई, सही बात है। और जब ये न्यू लेंथ आ गई तो ये कितनी आ गई, 117 सेंटीमीटर आ गई, हाँ या ना, बोलो। 117 सेंटीमीटर न्यू लेंथ आ गई, समझ आ गई। अब नया रेजिस्टेंस तो आपने लिखा था 100 रो बाय A1, क्यों भाई 100 रो बाय A1 क्यों लिखा था, क्योंकि रो L बाय A, तो रो था, L की जगह हमने 100 डाल दिया, एरिया A1 की था। फिर उसके बाद नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, नई लेंथ हो गई 117, तो मैंने क्या करा 117 रो बाय A, है ना। एरिया में तो कोई चेंज नहीं आया, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ मुझे बताओ चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, R फाइनल माइनस R इनिशियल ओवर R इनिशियल इनटू 100, यही होता है। तो मेरे पास कितना वो है चेंज बताओ, R फाइनल कौन है, 117F रो बाय माइनस 100 रो बाय डिवाइडेड बाय 100 एग्जैक्टली इनटू 100, सही है, करेक्ट है बिल्कुल, समझ आ गया। तो आप देखो ए भी सेम है डिनोमिनेटर में, रो बाय ए भी सेम है, तो रो बाय ए तो कॉमन बाहर निकालो यहाँ पे, तो रो बाय ए तो कॉमन निकाल लेना, बोलो। और अंदर क्या बन गया 117 माइनस 100 और नीचे आ गया 100, और 100 रो बाय ए इनटू 100 अलग चल, रो बाय से रो बाय कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो सीधा 17% चेंज आ गया, समझ आई, सीधा 117% चेंज आ गया कि नहीं आ गया, पता समझ आ रहा है, ठीक है ठीक है।
वो थोड़ा वो ऐसे दूर है। अगर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है। समझ आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी बेसिकली डिसाइड कि किस तरह से चेंजेस आते हैं। अब एक क्वेश्चन और बताओ मुझे। देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नेम द चार्जेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इन द कंडक्टर। नाम बताते हैं क्या पूछ रहा है। नेम द चार्जेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। बोलो, responsible for conduction in the conductor. What are the charges responsible for the conduction in the conductor? Name the charges responsible for the conduction in the conductor. बोलो कौन से चार्जेस है वो? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अरे घूमता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करता है भाई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ रही हूँ फिजिक्स के लिए तुम्हारे यहाँ पे। 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम। समझ आया? What is the conventional direction of current? Positive to negative. What is the actual? Negative to positive. फिर आपको बोल रहा है, कहता है एक मेटालिक वायर है ना, वो उसको सेल के अंदर जोड़ दिया ऐसे और उसको जोड़ दिया, तो बोल रहा है जी बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? कौन से एंड से? एंड ए टू बी या एंड बी टू ए? ए टू बी। एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए, पर हमें हमेशा मतलब वैसे तो पॉजिटिव होना चाहिए। वही तो पूछ रही हूँ। अगर कन्वेंशनल अगर पूछेगा कि करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, तो तुम्हारा जवाब कन्वेंशनल में आना चाहिए। तो तुम बोलोगे एंड ए से एंड बी में करंट फ्लो वैसे तो करता तो बी से है ना, एक्चुअल तो वहीं से फ्लो करता है, पर हमें आंसर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देना है। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन तुमसे कह रहा है ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग। बैटरी का सिंबल बना लो, ये होगी बैटरी। ड्रॉ द सिंबल ऑफ ओपन की। ओपन की मतलब करंट को जाने देगी या नहीं जाने देगी? पेन नोट। अच्छा ठीक है, तो ये ओपन की हो गई। एक तरीका तो ये है ओपन की बनाने का, या एक तरीका क्या है? ये तरीका बोलो, आया ना? इसके अंदर डॉट भी होता है। नहीं डॉट नहीं होगा। ओपन की बोल रही हूँ, ओपन की। अच्छा, ओपन की क्या होता है? डॉट लगाने का मतलब हो गया कि तार जुड़े हुए, ये आपका क्लोज्ड की। नहीं यही बात समझ, ठीक है। और क्लोज्ड की अगर इसमें दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे कि ये सिर्फ, समझ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कह रहे हैं डिफाइन वन ओम। डिफाइन वन ओम। ये when we when potential difference is 1 and current is also 1 मतलब 1 1 ampere हाँ तो कैसे लिखोगे? When potential difference across two resistors is Across one resistor, across a conductor, across a conductor, हाँ. the passes across the one current conductor. of 1 ampere of ये current लैंग्वेज नहीं आई ना तो कोई फायदा नहीं है। अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है, इफ 1 वोल्ट potential difference is applied, if 1 volt potential difference is applied is applied to 1 ohm resistor to 1 ohm नहीं, to a resistor, 1 ohm कैसे लिखोगे? आप बोलोगे V equals to IR, हाँ तो R को 1 कब बनाओगे? जब V upon I है, 1 तो आप बोलोगे when 1 volt of potential difference is applied across the ends of the conductor, ठीक है, across the ends of conductor and 1 ampere current flows through it. समझ आया? 1 ampere current flows through the conductor. Then the resistance is said to be 1. Then the resistance of that conductor is said to be 1. समझ आई? ये लैंग्वेज आनी चाहिए तुम्हारी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं हटा, समझ आ गई? Then the resistance of that, ये बच्चे जिनका ये अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो रिकनेक्ट कर लेना। Then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. समझ आई? बोलो। Is this clear? मैम करंट फ्रॉम के बाद क्या लिखा है नीचे Flows through the conductor. अच्छा हाँ, then the resistance of the conductor is said to be 1. ठीक है, एक assertion reason वाला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? assertion देखो क्या कह रहा है, लिखो। assertion कहता है
कहता है व्हेन अ बैटरी शॉर्ट सर्किट, व्हेन अ बैटरी इज शॉर्ट सर्किट, व्हेन अ बैटरी इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है, द टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो, द टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो। रीजन कहता है, रीजन कहता है इन शॉर्ट सर्किट द करंट इज जीरो, इन शॉर्ट सर्किट द करंट इज जीरो, ये कह रहे हैं क्वेश्चन। अब तुम मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है पता है? जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी का तार लिया मैंने, एक तार लिया और ये तार को सीधा जोड़ दिया, बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा। अब तुम हिसाब लगाओ, बैटरी अगर तुम्हारी 10 वोल्ट की है, तो क्या ये बैटरी यहाँ से निकलने वाले करंट को, यहाँ से निकलने वाले करंट को 10 जूल एनर्जी नहीं दे रही? अब ये 10 जूल एनर्जी दे तो रही है, लेकिन तार तो हमारे लिए परफेक्ट कंडक्टर होता है। तो अगर ये तार हमारे लिए परफेक्ट कंडक्टर है, तो इस तार में कोई एनर्जी है ही नहीं। अब इस तार में जब कोई एनर्जी खर्च ही नहीं हुई, तो तुम सोचो बैटरी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? बैटरी ये एक्सपेक्ट करती है कि मैम 10 जूल एनर्जी अगर मिली, तो 10 जूल एनर्जी पूरी तरह से खर्च होकर फिर वापस आए, फिर बैटरी जीरो, बैटरी के पास 0 जूल लेके आए करंट, इलेक्ट्रॉन, और फिर बैटरी उसको 10 जूल, यही तो कह रही है बैटरी। पर आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे थे मैम बीच में तो मैंने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगाया, तो बैटरी मतलब कोई एनर्जी खर्च करके नहीं आई और फिर बैटरी को बोल रहा है करंट के मेरे को फिर 10 जूल दे दो। तो इसका मतलब इस तार में आप मुझे बताओ क्या सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया? तार है ना, तार तो कोई एनर्जी खा नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस कैसा हो गया? बहुत ही कम। और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट कैसा हो गया? मैक्सिमम। और रीजन क्या कह रहा है? इन द शॉर्ट सर्किट द करंट इज जीरो। तुम खुद सोचो, तुम लिखते हो V इक्वल्स टू IR लिखते हो, तो तुम यहाँ से करंट निकालने की कोशिश करते हो V/R, और ये तो वायर है, तो बैटरी एक्चुअली में करंट किसको दे रही है? तुम खुद बताओ, तार को। और तार का तो करंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर तार का रेजिस्टेंस बहुत कम है, डिनोमिनेटर बहुत कम होने का मतलब क्या? करंट बहुत बढ़ गया, और करंट बहुत बढ़ गया, और रीजन क्या कह रहा है? इन द शॉर्ट सर्किट करंट इज जीरो, तो ये तो फॉल्स हो गया। दूसरा ये बोल रहा है मतलब बैटरी शॉर्ट सर्किटेड द टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो, टर्मिनल वोल्टेज जीरो कैसे हुई भाई? इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जीरो कैसे हुई? इसके अक्रॉस तो वोल्टेज 10 वोल्ट ही। हाँ ये सही है, क्यों जीरो है? टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज इसके अक्रॉस का मतलब ये हुआ कि कितनी एनर्जी खर्च हुई। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है कितनी एनर्जी खर्च हुई। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा देते, तो हम क्या कहते हैं कि करंट जब इसको A पॉइंट से B पॉइंट पे जाकर जब करंट इसको पार करेगा, तो भाई 10 जूल एनर्जी खर्चेगा। तो जो एनर्जी इसके क्रॉस खर्ची, जो एनर्जी इसके क्रॉस खर्ची, वही तो टर्मिनल वोल्टेज होती है। और टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तार था। तो रीजन तो सही है, समझ रहे हो? रीजन तो सही है, Assertion पर असर्शन नहीं, शॉर्ट आपने सर्किट उल्टा समझ रहे बोल हो? दिया। सॉरी, असर्शन तो सही है पर रीजन गलत। भैया दरवाजा, लॉजिक समझ आ गया क्या बोल रही हूँ? इट्स अ इंपॉर्टेंट रीजन तो कॉन्सेप्ट। सही है ना, क्योंकि जीरो ही रहे। करंट जीरो किधर हुआ भाई? नहीं, करंट करंट तो जीरो। करंट जीरो नहीं है ना, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज तो जीरो ही है भाई। टर्मिनल वोल्टेज क्या कि भाई मैम जितनी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को पार करने में खर्ची, उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और वो टर्मिनल वोल्टेज तो जीरो ही है, क्योंकि कोई एनर्जी खर्ची ही नहीं गई, क्योंकि तार था, तार का रेजिस्टेंस जीरो था। तो जब रेजिस्टेंस ही तार का हम आइडियली जीरो मान रहे हैं, तो कोई जो करंट इलेक्ट्रॉन चल रहा है तार में, कोई एनर्जी खर्चेगा? वो बताओ नहीं। लॉजिक समझ आया? ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था। और एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट असर्शन रीजन देखो। नेक्स्ट असर्शन रीजन कहता है कंडक्टर्स अलाउ, असर्शन क्या कह रहा है? ए फॉर असर्शन। असर्शन कहता है कंडक्टर्स अलाउ, कंडक्टर्स अलाउ द current to flow through themselves, to flow through themselves, ये assertion है। रीजन क्या कह रहा है इसके लिए? रीजन कहता है they have free charge carriers, बताओ, they have free charge Both here and R are true. both A and R are true। क्यों? क्योंकि कंडक्टर वो है जो अपने थ्रू करंट फ्लो करने देते हैं। हाँ, और करंट किसमें कोई क्यों फ्लो होता है मुझे बताओ? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको भले ही एटम की वाइब्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो एटम की वाइब्रेशन से क्या क्रिएट हो रहा है? रेजिस्टेंस। पर वो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में से निकल के जा तो रहे हैं। बोलो, समझ आ रही बात करी? तो ये दोनों ही सही है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ आ गई? रियाज के पास अपने टाइम बचा था। किसके पास? रियाज के पास। सबके पास ग्रुप में डाला था भैया। हेलो, है ट्यूशन।
इसको वो टेंशन की जरूरत नहीं है, सब रिकॉर्ड करके हाँ मैडम ने रिकॉर्ड कर लिया तेरे को वीडियो भेज दी। समझ आई मैं क्या बोल कोई दिक्कत इसके अंदर एक क्वेश्चन आप थर्ड असर्शन भी लिख लो असर्शन क्या बोल रहे हैं कहते हैं जनरली द मेटल डिस्क ऑफ सेल acts as a positive terminal ठीक है तो कहते हैं in an open circuit the current passes on one terminal of the electric circuit कहते हैं in an open circuit in an open circuit assertion कह रहा है current flows from one end of the electric circuit from one end of the electric cell to another गलत और रीजन क्या कह रहे हैं इसके लिए कह रहे हैं generally the metal disc of a cell acts as a positive terminal ठीक है ये कह रहे हैं अब इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं ऐसे वाला सेल जो तुम लाते हो ना मार्केट से ऐसे वाला अब तुमने कभी ध्यान से नोटिस किया हो तो ये वाला जो फ्लैट एंड है ये इसे बोल रहा है मेटल डिस्क और असली में बताऊं तो ये मेटल डिस्क जो होता है ये नेगेटिव एंड होता है तो दोनों ही गलत है असर्शन भी गलत है रीजन भी गलत है पढ़ो क्यों कह रहा है इन एन ओपन सर्किट का मतलब तार कट रहा है ये ओपन सर्किट अगर तार कट रहा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल टू अनदर करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा ये कह रहे हैं करंट फ्लो करता है क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि तार जुड़े पड़े हैं और ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि तार जुड़े हुए नहीं है तो कहते हैं जनरली मेटल डिस्क मतलब ये सेल का मेटल डिस्क ये वाला डिस्क हमेशा बेटा नेगेटिव होता है समझ आया और ये क्या बोल रहे हैं द मेटल डिस्क एक्ट्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल इट इज नॉट अ पॉजिटिव टर्मिनल इट इज अ नेगेटिव तो ये दोनों ही गलत है तो असर्शन एंड रीजन बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग ले जाओ ये पॉजिटिव ऑप्शन ही है होता है आता है दोनों ही गलत है फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन बनेगा इसमें मैम लेकिन जो पॉजिटिव एंड होता है वो भी तो मेटल का ही होता है नहीं वो होता है लेकिन इससे क्या बोला डिस्क ये डिस्क है ना डिस्क मतलब फ्लैट है डिस्क वर्ड का मतलब होता है फ्लैट है समझ आया और ये कैसा है ये बल्ज्ड है तो ये बोलेगा मेटल बल्ज्ड है यू अंडरस्टैंड और ये आपका कैसा है डिस्क का मतलब हो गया फ्लैट है समझ आया राइट दोनों ही गलत एक और लिखो चलो कहते हैं स्टेटमेंट ओम्स लॉ द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ असर्शन क्या कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ the statement of Ohm's law V equals to I. The statement of Ohm's law is V equals to I. दूसरा क्या कहते हैं रीजन क्या कहते हैं V equals to IR is the equation V equals to IR is the equation which defines the resistance सही बात है दोनों ही सही है लेकिन रीजन नहीं है ये इसका रीजन नहीं है ये दोनों स्टेटमेंट सही है भाई ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है V इक्वल्स टू IR सही बात कह रहा है सही बात है V इक्वल्स टू IR की इक्वेशन क्या होती है ओम्स लॉ की इक्वेशन होती है सही और ये कह रहे हैं V इक्वल्स टू IR इज द इक्वेशन व्हिच डिफाइंस द रेजिस्टेंस तो हम सीधी सी बात यही तो करते हैं कि अगर 1 वोल्ट बैटरी लगाई और 1 एंपियर करंट फ्लो कर गया तो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं 1 ओम तो रेजिस्टेंस हम इसी इक्वेशन से डिफाइन करते हैं तो कहने का मतलब है कि दोनों ही असर्शन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है पर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस बात से क्या मुझे पता चला कि भाई हाँ रेजिस्टेंस को हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई ये ओम्स लॉ की इक्वेशन इस बात से क्या ले जाता है कुछ भी नहीं सो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर समझ आई कोई दिक्कत है राइट एक क्वेश्चन बताओ चलो 1 मार्क क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड बोलो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पर यूनिट चार्ज जैसे क्वेश्चन ऐसे है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नाम लिखना है उस यूनिट से ठीक है फिर क्या है द प्रेजेंस ऑफ आर्गन the presence of argon prolongs the life of argon किसमें पढ़ते हैं फिलामेंट में पढ़ते हैं बल्ब की फिलामेंट में पढ़ते हैं तो बल्ब की फिलामेंट में पढ़ते हैं तो उसकी लाइफ क्यों लंबी हो जाती है बताओ क्योंकि बल्ब है तो बल्ब के फिलामेंट के अंदर हमने एक तो कलर आ जाता है आर्गन पढ़ने से वही बल्ब जो व्हाइट लाइट देता था वो अब लाल लाइट नीली लाइट पीली लाइट देगा दूसरा यहाँ जो फिलामेंट लगा रहे हैं वो किसका होता है टंगस्टन का अब टंगस्टन तो है तो मेटल ही ना तो यहाँ अगर मैं आर्गन भर देती हूँ
तो आर्गन के भरने से क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये टंगस्टन नहीं आएगा। और जब भी कोई मेटल, अब देखो करंट आ रहा है तो ये ग्लो कर रहा है, हीट हो रहा है, हीट तो है ना इसमें, टंगस्टन है और गर्मी है। अगर कहीं से ऑक्सीजन घुस गई बल्ब के अंदर तो ऑक्सीजन के साथ टंगस्टन कंबाइन करके रस्टिंग नहीं हो जाएगी टंगस्टन की फिलामेंट की, तो फिलामेंट एकदम से टूट जाएगा। और फिलामेंट अगर एकदम से टूट जाएगा तो बल्ब जलने लग जाएगा। तो हमें तो बल्ब को जलाते रहना चाहिए ना। हाँ, इसलिए आर्गन भरते थे। तो आर्गन क्या करता है, आर्गन ऑक्सीजन की एंट्री को रोकता है। तो जब आर्गन नहीं है तो आर्गन तो नोबल गैस है। आर्गन क्या है, आर्गन तो नोबल गैस है। और आर्गन नोबल गैस है तो वो क्या करेगा, टंगस्टन फिलामेंट की ऑक्सीडेशन को रोकेगा। समझ आया, टंगस्टन फिलामेंट की जो फिलामेंट है उसकी उसको रोकेगा। तो यहाँ पे आप निक्रोम ले सकते हो, यहाँ पे आप मैग्नेनिम ले सकते हो, फिलामेंट आप किसी का भी बना सकते हो। हमारे को क्या करना है, हमें उनकी क्या रोकनी है, एक तो हाई टेम्परेचर। देखो रेजिस्ट, ये फिलामेंट बनने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मुझे बताओ। एक तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर से हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और ऊपर से लो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इट शुड नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने का मतलब उसकी रस्टिंग हो जाना है एक तरह से। क्यों, देखो Fe का जुड़ना O2 के साथ किसी को तो बोलता है रस्ट बन रहा है। तो क्या ये ऑक्सीजन की रस्टिंग नहीं हो रही, मुझे बताओ, Fe की रस्टिंग नहीं हो रही, बोलो क्या ये Fe की रस्टिंग नहीं हो रही, बोलो। तो Fe की रस्टिंग हो रही है तो इससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है। अब क्या कह रहे हैं, अगर उस मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आयरन की ही तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन से तो रस्ट बन रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही रस्ट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर टंगस्टन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका फिलामेंट टूट जाएगा, रस्ट हो जाता और रस्ट तो आपको पता है किसी किसी का रस्ट झड़ जाता है, किसी किसी का रस्ट नहीं झड़ता। तो टंगस्टन फिलामेंट का रस्ट नहीं झड़ेगा, या झड़ भी जाएगा जो भी, तो उसको वीक तो कर ही देगा ना टाइम पे। और अगर वीक कर देगा तो उससे मुझे क्या समझ आएगा कि बोलो कि बल्ब खराब हो जाएगा। तो हमारे को तीन प्रॉपर्टी बल्ब के अंदर होनी चाहिए, एक तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल। और थोड़ी बहुत अगर ऑक्सीडेशन की जरूरत हो भी जाती है तो आर्गन भर दो, आर्गन क्या करेगा, उसकी रस्टिंग को बचा लेगा। समझ आ गया। तो ये आपका पूरा इसका हो गया। एक क्वेश्चन और करो। अब बताओ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बोलते हो, वोल्टेज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बोलते हो, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलोगे, टर्मिनल वोल्टेज। समझ आया, या पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू को वी लिखते हो कि नहीं लिखते, वी क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जो नाम आए वहां सारे लिख के आ जाना। तुम्हें नहीं पता एग्जामिनर क्या कीवर्ड ढूंढ रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना, वोल्टेज, कुछ भी एक लिख के आना। वो मतलब तो तुम्हें पता सबका सेम है, और उसको क्या क्या अलग अलग नाम से कहते हैं तीनों लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा, पर तुम सेव हो जाओगे कि भाई ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, उठा लो। समझ रही, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन कहता है 746 watts make डैश हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो 746 watts make 1 horse power. तो 1 horse power is a bigger unit of power, और वो कितना है 746 watts इसको बोलते हैं। समझ आ गई। क्वेश्चन कह रहे हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ रियोस्टैट। बनाओ रियोस्टैट का डायग्राम, बनाओ सिंबल बनाओ। रियोस्टैट का सिंबल कैसा होता है, एरो चार होते हैं सिस्टम हाँ, तो ऐसे रेजिस्टेंस बना दिया, और इसके ऊपर या तो ऐसे बना दो एक तरीका, या ऐसे बना के ऐसे बना, दोनों तरीके। और वेरिएबल इसका रियोस्टैट का दूसरा नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो रियोस्टैट का दूसरा नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस, अंडरस्टूड है। अच्छा बताओ, निक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। निक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है निक्रोम का सवाल क्या कह रहा है, सुनो तो सही। सवाल कह रहा है द निक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस एज इट रियलिटी वेरीज इट्स रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर। बताओ, निक्रोम इज True या false? उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। सुनो, is used to make some standard resistances. ठीक है, it is used to make standard resistances as it varies its resistance with temperature or not. कि ये अपना टेम्परेचर के साथ बहुत रेजिस्टेंस बदलता है। क्या मतलब, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो,
जब तुम लैब में जाके ये बोलते हो ना कि भाई 2 ओम 12 ओम ले 2 ओम ले, तो इसका मतलब ये है कि तुम इसे कितने भी हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे ना तो भी ये 2 ओम ही रहेगा। मतलब इसका जो चेंज है, तुमको पता है कि भाई टेम्परेचर एक मान लो कोई डायग्राम है, सही है, ये है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम की वाइब्रेशन हो रही है। अगर एटम की वाइब्रेशन हो रही है तो हीट करने पे और वाइब्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और वाइब्रेशन बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तुमको पता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो फिर वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कैसे हुआ, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब 2 ओम है तो 2 ओम ही है, 3 ओम है तो 3 ओम ही है। कि भाई तुम कितना भी हाई टेम्परेचर बढ़ा लो, चाहे 4 घंटे इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, ये तुम्हारा 4 घंटे तक 3 ओम का 3 ओम ही रहेगा, चाहे कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाए। तो इसका मतलब हर मटेरियल अपने हिसाब से, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये चीज डिपेंड करती है कि वो अपना टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, टेम्परेचर के साथ अपना रेजिस्टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा, या बदलेगा तो सभी, लेकिन ज्यादा कौन बदलेगा, जो ज्यादा बदलेगा वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के काम नहीं आएगा। अब निक्रोम क्या है मुझे बताओ, निक्रोम एक अलॉय है, निक्रोम क्या है, निक्रोम एक अलॉय है। और अगर जो अलॉय है वो मेटल से मिलकर बना हुआ है, और मेटल्स का तो काम ही यही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो क्या ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाने के काम आ सकता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स। यही बताना था इसमें, ट्रू या फॉल्स बताना था, तो आपका इसका आंसर है फॉल्स, कि भाई इट कैन नेवर बी यूटिलाइज्ड टू मेक अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, समझ आया। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस समझे कि भाई किसको बना सकते हो आप, बताओ, जो अपना रेजिस्टेंस ना बदले, जो अपना रेजिस्टेंस ना बदले, समझ आ गई। तो मैग्नेटिन को बना सकते हो, मैग्नेटिन को बना सकते हो, मैग्नेटिन से स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बन जाते हैं, पर निक्रोम से स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस नहीं बनेंगे, किसी मेटल से भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कैसा रहता है, लो रहता है। समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वायर है, एक वायर है, जिस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, दिस वायर इज कन्वर्टेड इनटू, दिस वायर इज मोल्डेड इनटू अ सर्कल, सही है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द net resistance across its two diametrically opposite points. Calculate the net resistance across its, 10 ohm, calculate the net resistance across 10 और weight its नहीं है ना, two diametrically opposite ends. हाँ, फिर तो 10 ohm। across its two diametrical ends. एक तार है, इसी को मोड़ दिया, इस तार को ही मोड़ दिया। प्रियंका मुझे सारे क्वेश्चंस भेज दे, मैं तेरे अभी क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ, समझ आया। अब ये तार है, इसको मोड़ दिया, कह रहा है इसके दो डायमेट्रिकल एंड्स के अंदर बता दो, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं हो गया कि ये जो एक तार है, आधा तार आधा सेमी सर्कल बनाएगा और आधा तार दूसरा सेमी सर्कल बनाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा काम कर रहा है कि मैम बैटरी जब आपने ऐसे लगा दी तो ये ऊपर वाला आधा तार एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे वाला अलग रेजिस्टेंस का काम करेगा। टोटल 10 था। तो टोटल 10 था, तो ऊपर वाले का 5 हो गया, 5 हो गया क्योंकि आधी आधी लेंथ हो गई, और 5 वाले को तुमने पैरेलल में जोड़ दिया, एक तरह से ये तो हो गया। क्यों क्यों पैरेलल में आया बताओ, करंट यहाँ से आई है, यहाँ मुड़ा, अच्छा, यहाँ पहुंचा, आधे में बटा के नहीं बटा, और जब करंट बटेगा तो पैरेलल हुआ, तो 1/r नेट कितना बनेगा, 1/5 प्लस 1/5, तो ये बन गया 2/5, दैट इज गोइंग टू बी 1/r नेट। समझ आया। तो r नेट कितना निकल के आया, 5/2, यानी कि 2.5 ओम। ये बात समझ आई। एक क्वेश्चन और करो, करो। कह रहे हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, a wire of resistance 6 ohm, a wire of resistance 6 ohm is doubled onto itself, is doubled on itself. Calculate the new resistance. मतलब वायर को ही हाँ, एक तार ऐसे लंबा सा है, एक तार ऐसे लंबा सा है, इसका ये एंड उठाया और इसको पलट दिया इस पे, तो ये आधे बीच में से मुड़ के ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे मुड़ जाएगा ना अपने ऊपर ही, पैरेलल हो गया ना, तो पैरेलल ही हो गया। कहता है इज डबल ऑन इटसेल्फ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। अब बताओ ऐसे में क्या हुआ, जो एरिया था वो एरिया ए और ए हो गया, तो एरिया न्यू एरिया कितना हो गया बताओ, 2a, लेंथ आधी हो गई,
अच्छा उसको लेंथ काट आधी हो गई, हाँ उसको काट के बीच में से ऐसे मोड़ दिया, ये आ गया पॉइंट। तो इतने पोर्शन को उठा के ये मान लो ये नील पीले वाला पोर्शन है, तो इसको मोड़ दिया इस पॉइंट पे, ये हिंज पे मोड़ दिया। तो कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो तुम बताओ R1 क्या है? R1 है रो L बाय A और उसका वैल्यू दे रखा है 6 ओम। हाँ, अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया? रो तो रो है लेकिन जो लेंथ है वो आधी हो गई, तो लेंथ हो गई L/2 और एरिया हो गया 2 है। हाँ, तो रो L/A की वैल्यू तो 6 थी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रो L/4A और रो L/A की वैल्यू तो 6 थी, तो आंसर कितना आ गया? 6/4। तो 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर आ गया 1.5 ओम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि एरिया का इम्पैक्ट ज्यादा होता है कि नहीं? देखा था, देखा था, नहीं देखा था? तो लेंथ आधी हो गई और एरिया हमारा कैसा हो गया? बोलो। 4 टाइम्स कम हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये क्वेश्चन हमारा है कि द वायर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड इन इटसेल्फ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो ना, तार छोटा करने से रेजिस्टेंस घटता है। ऐसा नहीं देखा तुमने कभी? नोटिस करना, जैसे ये कौन सा तार है कि तुम्हारा ऐसे इंसुलेटेड तार नहीं है कि ये अंदर तार कॉपर का जा रहा है, उसके ऊपर नीले रंग का प्लास्टिक चढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है? तार को छील के अंदर से पीले वाला हिस्सा निकाल दिया है, फिर उस तार को मोड़ा है आधे से आधे। समझे कि नहीं समझे? कॉपर वायर को मोड़ा है, जो जो बिल्कुल नंगा तार होता है उसको मोड़ा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो उसका नेट रेजिस्टेंस, तो ये लेंथ क्या होगी? L/2। जितनी लेंथ पहले थी अब उसके आधी रही, लेकिन चौड़ाई मोटाई तो बढ़ गई। घर में बल्ब लगाते हो तो तार को एक पे मोड़ते हो कि नहीं मोड़ते हो? बताओ। दे दिया, ये आपको 7 ओम दे दिया, ये आपको 10 ओम दे दिया, ये आपको 24 वोल्ट की बैटरी दे दी, 24 वोल्ट की बैटरी। सही है, ये स्ट्रक्चर दे दिया। अब आपको इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है जी बताओ टोटल रेजिस्टेंस बता दो, नेट रेजिस्टेंस बता दो और नेट करंट इन द बैटरी बता दो। नेट करंट इन द बैटरी बता दो। समझ आ रही है? वो 7 है ना? हाँ। 12 ओम हो जाएगा। अब सुनो, जो करंट यहाँ से चलाओ, एक करंट यहाँ से चलो, बैटरी से करंट निकला, आई करंट इस ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ मुड़ेगा। फिर बी पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बी पे पटेगा, तो सी पे अलग करंट गया और डी पे अलग करंट गया। बोलो, तो इन दोनों तारों का, लेकिन जो करंट सी में गया वो मुड़ा ना, तो ई पे तो वही करंट आया कि नहीं आया? बताओ। वही तो समझा रही हूँ कि यहाँ से करंट बटा, बी से सी में करंट गया और बी से डी में करंट गया, तो ये दो तार बी डी और बी सी पैरेलल हो गए ना भाई। जिनमें करंट बटता है वो पैरेलल होते कि नहीं होते? बताओ। हाँ बताओ, है ना? तो बी सी और बी डी ये दोनों क्या हो गए? बी सी और बी डी क्या हो गए? मुझे बताओ, बोलो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर ये बी डी में करंट अलग है और बी सी में करंट अलग है, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि दोनों ये तार बी सी और बी डी पैरेलल में आ गए, और जो करंट सी में जा रहा है उसके पास कोई चॉइस नहीं, उसको मुड़ना ही है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो 6 और 4, सो दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? कि ये बैटरी बना दो भाई 24 वोल्ट की। भाई देखो, समझ आ रहा है चीज? ये तार इधर जा रहा है, समझ तो देखो सारा आता है, समझ आ गई? और ये 6 और 4 10 हो गया, तो 6 और 4 सीरीज में, तो 4 और 6 दो जोड़ देते हैं ना, तो 10 ओम बन गया, और ये 10 ओम हो गया और ये 7 ओम हो गया। पर मैंने क्या करा है, मैंने इन दो 6 और 4 की जगह एक ही लगा दिया कि नहीं लगा दिया? समझ गई? अब ये दोनों, ये स्ट्रक्चर, ये देखो, ये रेजिस्टेंस R1 मेरे लिए और ये R2, ये दोनों पैरेलल में, तो 1/10 + 1/10 इन दोनों का क्या बन गया? 1/R नेट बन गया, तो 2/10 बन गया 1/R नेट। समझ आ रहा है? तो यहाँ से R नेट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10/2, तो 2 × 1 2 × 5, तो R नेट मेरा कितना निकल के आएगा? 5 ओम निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, है ना? और R नेट अगर 5 ओम निकल गया तो मेरा यही स्ट्रक्चर अब सिंप्लीफाई होके क्या बन गया कि मैम ये तो बैटरी लगा दी। बोलो, और ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है, और इन दोनों की बजाय मैं 2 क्यों लगाऊं? मैं एक ही ना लगाऊं? अब ये सीरीज में और ये 5 ओम हो गया और ये 7 ओम हो गया, अब ये 12 हो गया, और ये 24 वोल्ट की बैटरी थी, तो नेट रेजिस्टेंस क्या लग गया कि मैम इट इज एज गुड एज 24 वोल्ट की बैटरी 12 और ये 12 ओम रेजिस्टेंस। बोलो, तो V = IR लगाए आखिरी में? बोलो,
तो V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे तो क्या बनेगा बोलो? V तो 24 वोल्ट है, I निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 12, तो करंट आ गया 2 एम्पियर और नेट रेजिस्टेंस आ गया भाई, नेट रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। आया सवाल समझ? तो ये दोनों सीरीज में थे और इन दोनों का सीरीज आया 10 और 10 ये पैरेलल में हो गए, और फिर जब दोनों को एक कर दिया तो फिर ये फाइनल आ गया सीरीज। आगे बात समझ, आगे बात समझ, बोलो सवाल क्लियर है? ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन। कह रहे हैं हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर चेंज, और युवराज क्यों नहीं आ रहा है प्रियंका? अब देखो टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो फिर क्या रेजिस्टिविटी चेंज। टेम्परेचर चेंज करेंगी तो रेजिस्टिविटी चेंज, तो मटेरियल से भी होता है जो मटेरियल से भी होता है, टेम्परेचर से होता है। अब कहता है वाई अ सीरीज अरेंजमेंट, सवाल लिखो, वाई अ सीरीज अरेंजमेंट लिखो, वाई अ सीरीज अरेंजमेंट is not utilized for क्या हो गया, arrangement is not utilized for connecting domestic appliances in the circuit। बताओ, या इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, इसको और कैसे पूछा जा सकता है कि भाई why do we prefer parallel connection in the domestic क्योंकि circuits? अगर कोई एक चीज खराब हो जाएगी तो फिर सारी के सारे two reasons रेजिस्टेंस भी कम होगा। हाँ, पहला रीजन क्या था कि पैरेलल में हमने पढ़ा था कि अगर पैरेलल में 10 ओम और 10 ओम लगाते हो तो नेट रेजिस्टेंस निकलता है कितना बनके 1/10 प्लस 1/10, यस और नो? तो ये बनता है 2/10 इज इक्वल टू 1/R नेट। तो R नेट आपका छोटे से भी छोटा रह जाता है, सही बात है, सही बात है। तो इससे मुझे क्या समझ आता है कि मैम 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया जो कि दिखने में 10-10 ओम थे। तो पहला रीजन क्या लिखोगे, ये लाइनें याद कर लेना जो लिखवा रही हूँ, इन पैरेलल सर्किट the net resistance is even lesser than the smallest resistance, is even lesser than the smallest resistance। और दूसरा, जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो मुझे बताओ पावर यानी कि हीट डिसिपेटेड पर सेकंड, तो I स्क्वायर RT पावर भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि करंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अच्छे से निकलता है। नहीं, करंट नहीं बढ़ता है इतना क्योंकि हर अप्लायंस को प्रॉपर करंट मिलता है, ठीक है, तो वोल्टेज भी तो हम उतनी ही लगाते हैं ना, वो भी कह सकते हो कि करंट भी बढ़ जा रहा है पैरेलल के अंदर, राइट, लेकिन रेजिस्टेंस इसमें कम हो जाता है, तो जो करंट का बढ़ाव है वो रेजिस्टेंस का घटाव बैलेंस कर देता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे कि हीट डिसिपेटेड in the parallel circuit is compensated and is reduced to very less value in the parallel circuit is very less। समझ आया? तो जब हीट कम है तो आपके अप्लायंसेस गर्म नहीं होते चलते चलते। और तीसरा एडवांटेज क्या रह जाता है मुझे बताओ, तीसरा एडवांटेज ये कि इफ वन ऑफ द अप्लायंसेस इज नॉट वर्किंग सो द अदर अप्लायंसेस कीप ऑन वर्किंग। तो 3 अच्छे रीजन इसके अंदर आपको मिलेंगे कि क्यों पैरेलल सर्किट बेटर है। पैरेलल सर्किट में नेट पावर कम हो जाती है, नेट पावर कम होने का मतलब क्या है बोलो, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो नेट पावर डिसिपेटेड कम रहती है। दूसरा, हाँ, बिल कम आता है। इफ वन ऑफ द अप्लायंस, क्या लिखोगे, इफ वन ऑफ द अप्लायंस stops working. हाँ, if one of the appliance stops working the other appliances keeps on working, the other appliance keeps working। नई बात समझ, ठीक है, ठीक है, फंडा समझ आ गया। तो 3 रीजन आपने लिखने ही लिखने हैं किसके रिगार्डिंग, कि सीरीज का अरेंजमेंट क्यों खराब है, और इसको भी लिख के भी दिखा दूंगा कि भाई सीरीज में अगर हमने 3 लगा दिए तो 10 ओम और 10 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस इसमें क्या बन जाएगा 20 ओम। समझ आया? एक अगर खत्म हो गया तो सर्किट का फ्लो रुक जाएगा तो दूसरा बल्ब भी काम करना सीरीज काम नहीं आती तो मैं इसको पढ़ती हूँ। सीरीज हम पढ़ते हैं इसलिए कि भाई ये भी एक कनेक्शन है, मतलब वैसे होता है लेकिन हम इसको ज्यादा यूज में नहीं लेते। यूज अब जैसे ये देखो, ये यूज में अगर मेरा ये अप्लायंस में ये खराब हो जाएगा तो ये सारे खराब हो जाएंगे ना, अच्छी सीरीज ये सीरीज हो गया ना। तो अगर मान ले एक शॉर्ट सर्किट में ये खराब हो गया
तो आगे के तीनों सॉकेट काम करने बंद कर देंगे। नहीं ये बात समझ। बीच वाला खराब एक हाँ कैसे कोई भी खराब हो जाए तो सर्किट ही चलेगा। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है इस